मेरा नाम हीना है। आज मेरा निकाह होने वाला था। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, वो मेरी मम्मी की सहेली के रिश्तेदार थे। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी जॉब करता था। मैं सजी संवरी दुल्हन बनी हुई अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मेरी शादी सलीम से हुई तो लगने लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। शादी के एक हफ्ते में ही मुझे मानो दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती थी कि सलीम के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। सलीम की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और उन्हें ऑफिस से 2 हफ्ते के लिए छुट्टी मिली थी। एक हफ्ता शादी की तैयारियों में गुजर गया था और दूसरा हफ्ता तो पता ही नहीं चला और गुजर गया। कल से सलीम को ऑफिस जाना था, इसीलिए उन्होंने बोला कि हीना चलो, आज मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हुई ले लेना। मैंने भी घर का काम किया और मैं खुशी खुशी तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने और सलीम ने सारी चीज़ें ले ली। खरीदी करने में इतना टाइम हो गया कि मुझे भूख लगने लगी थी, तो सलीम कहने लगे कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर चलते हैं। हमने खाना खाया और वापसी पर काफ़ी लेट हो चुके थे। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक वैन काफ़ी तेज़ रफ्तार से हमारे पास से गुजरी, तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। मैं जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। सलीम भी मेरे पास आकर बैठ गए थे। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर बोले, क्या बात है हीना, तुम वैन को देखकर घबरा क्यों गई थी? मैं इस तरह चौंक गई थी जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई थी और मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सलीम मुझे घूरकर देखने लगे। मुझे लग रहा था कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है और मैं डर गई थी कि शायद उन्हें मुझ पर शक हो रहा है। इसीलिए मैंने कह दिया कि तेज़ रफ्तार चीज़ें देखकर मैं डर जाती हूँ। तेज़ रफ्तार से मुझे बहुत खौफ लगता है। मैंने चैन की सांस ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सलीम को मेरी बात पर विश्वास हो गया है, क्योंकि जो सच था वो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत भयानक राज था। रात को हम लोग घर पहुँचे तो मेरी सास और ननद ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास गुस्से में बोली, सलीम, मैं इसी दिन से डरती थी। शादी के बाद तुम हमारे हाथों से निकल जाओगे। बाजार जाने से पहले तुमने एक पल के लिए भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। क्या हो जाता अगर अपनी इस यतीम बहन को भी साथ ले जाते तो? मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने सोचा कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, इसीलिए हम थोड़ा सा घूम कर आ गए। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लिया। इसमें भला पति पत्नी के बीच किसी तीसरे का क्या काम है? पर सलीम की बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई थी। वो कहने लगे कि मम्मी, मैं तो ले जाता, लेकिन हीना ने ही मना कर दिया था कि इसको साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो हक्का बक्का होकर सलीम की शक्ल देखती रह गई थी। मेरी सास बोली, हाँ हाँ, बहुएं तो ऐसी ही होती हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। सलीम जल्दी से बोला, जी जी मम्मी, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। मेरी सास और ननद अपना मुंह सिकोड़कर वहां से चली गई थी, इसीलिए मैं भी अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये बात तो मेरे गले से भी नहीं उतर रही थी कि सलीम मेरे पति हैं, जो मेरा साथ देने के बजाय मुझे ही झूठा साबित करने लगे थे। इसीलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद सलीम मेरे कमरे में आकर पूछने लगे कि तुम क्यों रो रही हो? तो मैं उन्हें हैरानी से देखने लगी और कहा कि सलीम, मैं आपसे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह झूठ बोलकर मुझे मम्मी जी की नज़रों में गिरा दिया। मेरी बात सुनकर सलीम हंसने लगे और बोले, बस इतनी छोटी सी बात है। अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल मेरी बहन और माँ का एकमात्र सहारा हूँ। वो किसी भी परिस्थिति में मुझे अपने खिलाफ गंवारा नहीं करेंगे। अगर मैं ये कह देता कि मैं अपनी मर्जी से ही तुम्हें लेकर गया था, तो वो दोनों घर में तूफान खड़ा कर देती। मैंने घर में शांति रखने के लिए तुम्हारा नाम लिया है। तुम ज़रा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे सलीम की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी।
जो भी था उसको मर्द बनकर हालत का मुकाबला करना चाहिए था। भला ये कौन सी मर्दानगी है जो अपने आप को बचाने के लिए अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फिर वो मेरे सामने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मैंने भी उन्हें उनकी दूसरी अच्छाइयाँ देखकर उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती रहती। अब मैंने नोट किया था कि अब मेरी सास और ननद का व्यवहार मुझसे कुछ अलग रहने लगा था। हर वक्त वो मुझसे खिंची-खिंची रहने लगी थीं। मैं भी उनको मनाने के लिए उनके आगे-पीछे घूमती रहती थी। सुबह से मैंने अपना सारा काम कर लिया था, सिर्फ कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने थे। तो अब मैं वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धोकर छत पर डालने गई, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इधर-उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे लगा ये मेरा वहम था, इसीलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब ये मेरे साथ रोज़-रोज़ होने लगा था, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। अगर ये सब मेरे साथ पहली बार हुआ होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे साथ ये 4-5 बार पहले भी हो चुका था। मुझे लगा था शायद हमारे घर पर कोई नज़र रखा हुआ है। ये बात काफ़ी परेशान करने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अपनी सास से बात करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि हमारे घर में जैसे कोई नज़र रख रहा है, जैसे कोई हमारे घर में ताक-झाँक कर रहा है। फिर मेरी सास ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। मुझे उनके हँसने पर ऐतराज़ होने लगा कि भला इसमें हँसने वाली क्या बात है? मेरी सास कहने लगी कि ये तुम्हारा वहम है। इस तरह का वहम मत पालो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद वाक़ई ये मेरा वहम हो। इसीलिए मैं सब भूलकर खाना बनाने लगी मैंने थी। आज सलीम के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाई थी। मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई थी। शाम के 7 बज रहे थे और मैं उनका बेसब्री से इंतज़ार करने लगी थी। वो कब घर आएंगे और मैं उनको उनके पसंद की बिरयानी खिलाऊंगी। रात को 8 बजे के करीब वो घर आए तो ऑफिस से आते ही उन्हें माँ के कमरे में कुछ काम था, इसीलिए वो माँ के पास चले गए। मैं उनके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी और थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आए तब वो गुस्से से उठकर आए थे और बोले, तुमने मेरी माँ को क्या कहा है? मैं तो उन्हें देखकर हैरान ही रह गई थी। मैं हक्का बक्का खड़ी उनका चेहरा देखने लगी। मैंने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मेरी सास भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। कहने लगी, क्यों झूठ बोल रही हो? सच सच बताओ ना कि तुमने मेरी बेटी पर कितना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। मैं नासमझी से उन्हें देखने लगी, क्योंकि मैंने तो अपनी ननद से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो उनके लिए बुरा था। फिर मेरी सास कहने लगी कि क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी बेटी के लिए कोई गैर मर्द हमारे घर में ताक-झाँक कर रहा है? मैं तो उनकी इस बात पर हैरान ही रह गई थी। फिर मुझे समझ आया कि उन्होंने कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी। मैं अपनी सफाई देने लगी। मैंने कहा, मम्मी जी, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी तब तक मेरे पति ने मुझ पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा था, जो कि मेरी समझ से बाहर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी सज़ा मुझे दी जा रही है। वो कहने लगे कि तुम्हें इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई कि बाद में तुम्हें अपनी गलती की सफाई देनी पड़े। मैं मुंह पर हाथ रखकर अपने पति को देखे जा रही थी, जो बिना मेरी गलती के मुझे सबके सामने मार दिया, और मैं भागकर अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे को बंद करके दिन भर रोती रही। रात को 11 बजे के बाद सलीम कमरे में आए और मेरे पास बैठकर मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे थे और दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझसे कहने लगे कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो। तुम कभी भी किसी पर बेहुदा बात नहीं कर सकती। मगर मैं मजबूर था। अब मम्मी के मुंह पर ये तो नहीं कह सकता था ना कि आप झूठ कह रही हैं और मेरी बीवी सच कह रही है। अगर मैं ऐसा करता तो कितनी बेकदरी होती उनकी। उन्होंने कहा कि तुम अपनी बीवी को थप्पड़ मारना, ताकि फिर उसमें इतनी हिम्मत ना हो कि वो दोबारा ऐसी बात करे। मैं नासमझी में उनको देखने लगी, क्योंकि मैंने तो मेरी नंद पर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाया ही नहीं था।
उन्होंने कहा था कि तुम अपनी बीवी को थप्पड़ मारना ताकि वो फिर से ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे, वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कभी थप्पड़ मारूं या तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाऊं। मैं चुपचाप अपने पति की शक्ल देख रही थी और सोच रही थी कि क्या मेरे पति मर्द कहलाने के काबिल है। क्या ऐसे मर्द को शादी का हक होना चाहिए जो अपना फैसला भी खुद मम्मी के बगैर नहीं कर सकता। मैं चुपचाप लेट गई थी और मैं सलीम से बात नहीं करना चाहती थी। अगले दिन मैं तब तक सोई रही जब तक सलीम अपने ऑफिस नहीं चला गया। मैं सारा दिन कमरे में बंद रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी सास और ननद की शक्ल देखूं। आज सलीम 4 बजे घर आ गए थे और वो सीधा अपने कमरे में आ गए और उनके साथ एक औरत थी। वो कहने लगे कि हीना, मैं तुम्हारे लिए हेल्पर ले आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम पूरे घर वालों के कपड़े धोएं। मैं तुमसे मेरे घर के काम करवाने के लिए ब्याह कर तो नहीं लाया था। और उस औरत को कहने लगे कि आज से हीना मैडम जो कहे वो सारे काम करना और हीना मैडम ही आपको आपके पैसे दिया करेगी। ये सब देखकर एकदम मेरा दिल पिघल गया कि मेरा शौहर मुझे कितनी इज्जत दे रहा है। अब मैं सारी बात समझ गई थी कि मेरा शौहर खुद बुरे इंसान नहीं है, बल्कि वो अपनी माँ और बहन के हाथों कठपुतली बन जाते हैं। मैं सोचने लगी कि जब मेरी ननद की शादी हो जाएगी, घर में शांति हो जाएगी, तब रोज़ रोज़ का बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। तब मैं और मेरी सास ही तो रह जाएंगे। तब फिर उनके साथ गुजारा कर लूँगी। जब से सलीम मेरे कमरे से बाहर निकले तो मेरी ननद के रोने की आवाज़ आने लगी। इसको तो ऐसा रोता देखकर मैं घबरा गई थी कि न जाने अब मुझ पर कौन सा इल्ज़ाम लगाने वाली है। तभी मेरी ननद मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दें, कल जो भी हुआ आप अपने भाई को मत बताना। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने सोचा कि भला ये क्या बात हुई, इससे मेरे भाई इमरान से क्या डर है। फिर अचानक से वो उठकर मेरी बातें सुने बिना ही वहाँ से चली गई थी। इमरान अगले ही दिन हमारे घर आ गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और मेरी ननद सबीना के तो ज़मीन पर पाँव ही नहीं लग रहे थे। वो भाग भाग कर किचन में मज़े मज़े की डिशेस बना रही थी, वरना तो वो फिर कभी किचन की तरफ आती ही नहीं थी। आज तो उसने मुझे रसोई में घुसने भी नहीं दिया था और खुद ही सबको खाना लगाने लगी थी। मैं तो सब कुछ समझ गई थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। अगले दिन इमरान की कॉल आई थी और कहने लगा कि दीदी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो मुझे घुमा फिरा कर बातें कर रहा था। वो कहने लगा कि आप बताएं कि सबीना कैसी है। मैं सब समझ गई थी कि इमरान ये सवाल क्यों कर रहा है। तो मैं बोली, इमरान मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी क्योंकि तुम मेरे इकलौते भाई हो और मैं नहीं चाहती थी कि जल्दबाजी में अगर तुम कोई गलत फैसला ना कर लो। दरअसल मेरी ननद और सास एक नंबर की फसादी औरतें हैं। मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ, बहाने बहाने से मेरे और सलीम के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिशें करती हैं। इमरान मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, दीदी मैं जानता हूँ सब औरतें अपनी ननदों से नफरत करती हैं, उसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे समझ आई थी कि सबीना सारा सारा दिन कान से फ़ोन क्यों नहीं हटाती थी। मैंने सबीना को समझाने की कोशिश की और बोली, देखो सबीना, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसीलिए तुम्हें कभी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। तुम मेहरबानी करके फ़ोन पर जिस भी लड़के के साथ दोस्ती में हो, फ़ोन पर बातें करती हो तो इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि ऐसी दोस्ती हमेशा औरत को बदनाम करने के लिए ही होती है। मेरी बात सुनकर उसने झूठ मूठ का रोना शुरू कर दिया था। मैं उसे इस तरह से रोते हुए देखकर मैं घबरा गई थी, क्योंकि इस वक्त मेरी सास और मेरे पति भी घर पर मौजूद थे। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वो दोनों भागते भागते मेरे कमरे में आए तो सबीना रोते रोते बोली कि मम्मी, भाभी ने मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी बहुत से लड़कों से दोस्ती है। इसका इस तरह रोना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी और मुझे पता था कि मेरे पति मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। इसीलिए मैं बचने के लिए वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। अंदर से मैंने कुंडी लगा दी और मेरी सास दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला।
रात को जब सलीम मेरे कमरे में आया तो मुस्कुरा रहा था और बोला, आज तुमने बहुत समझदारी का काम किया है और आगे भी आइंदा से ऐसी हालत हो तो तुम्हें यही करना है। फिर हम दोनों मुस्कुराने लगे, लेकिन एक बात मेरे दिल में रह गई थी कि मेरी ननद बिल्कुल मेरी सास की तरह है। जिस तरह मेरी सास बात को बदल देती थी, बिल्कुल इसी तरह मेरी नंद भी बात को थोड़ा मोड़ मरोड़ कर बात का मतलब बदलने में माहिर थी। इसीलिए मैंने मम्मी को कॉल करके सारी बात बता दी। मम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी। वो बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इमरान तुम्हारी ननद के पीछे पागल हो रहा है। इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है कि मेरी सबीना के साथ मंगनी ना करवाई तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर कुछ खाऊंगा नहीं। इसीलिए मेरी माँ मजबूर होकर रिश्ता ले आई। मेरी सास तो फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि मेरा भाई लाखों में एक था। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया और मंगनी भी तय कर दी थी। मैं मम्मी के गले लग के बहुत रोई, क्योंकि आज से मेरा और मम्मी की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया था। मंगनी के कुछ समय बाद इमरान मुझसे कट सा गया था। वो अक्सर हमारे घर आता, सास के कमरे में रहता और जाते हुए कभी कभार मुझसे मेरा हालचाल पूछ लेता, लेकिन कभी कभी तो उसने वो भी करना छोड़ दिया था। कुछ ऐसी बात मम्मी ने मुझे कॉल करके बताया कि इमरान पूरा पूरा दिन सबीना के साथ फ़ोन पर लड़ता रहता है। तो मुझे समझ नहीं आया कि सलीम ने मुझसे मुंह क्यों बनाया हुआ है। वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। इन दोनों की लड़ाई यहाँ तक जा पहुंची कि इमरान ने मंगनी भी तोड़ दी थी। सारा सामान भी उसने वापस कर दिया था। अब मेरी सास और मेरे पति ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया था कि इमरान को समझाओ वो इतनी बड़ी गलती ना करे। तो इस बात पर मैं बोली कि इमरान अपनी मर्जी करता है। इसने ना मुझसे पूछकर की थी मंगनी और ना ही वो मेरे कहने पर मानेगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मेरी सास ने सलीम की आंखों की तरफ इशारा किया तो मेरा शौहर बोला कि हीना, अगर मेरी बहन का घर नहीं बसा तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान की बहन का घर बसा रहे। इसीलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं सदमे में आ गई थी, क्योंकि सलीम ने मुझे खड़े खड़े 3 तलाक भी दे दिए थे। मैं निहाल सी रोते रोते अपने कमरे में चली आई और साथ ही अपना सामान पैक करने लगी। तब वहाँ सलीम आ गया। मैं सामान पैक कर चुकी थी और निकलने ही वाली थी। सलीम मुझे देखकर बोला कि हीना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बोली, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि आपने मुझे तलाक दे दी है। मेरी बात सुनकर सलीम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो दीवार के साथ अपना मुंह मारना शुरू हो गया था और चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। सलीम ने खुद को मेरे कदमों में गिरा दिया था। वो बोला, हीना, तुम खुदा के लिए मेरे घर से मत जाओ, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। सलीम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको देखकर मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। सलीम ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया था और बोला कि मैं तब तक घर वापस नहीं आऊँगा जब तक तुम्हारी इधर पूरी नहीं हो जाती। सलीम चला गया। पीछे से मेरी सास और ननद मेरी जान के पीछे पड़ गए थे। सलीम घर वापस आ गया और बोला कि हीना, मैं तुम्हें दोबारा अपना बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने एक सस्ता इंतज़ाम कर लिया है। तुम इसके साथ निकाह कर लो, हलाला करके फिर मैं तुमसे निकाह कर सकूँगा। मैं अजीब मुश्किल में पड़ गई थी। मैं सोचने लगी कि मेरी ज़िंदगी कैसे कैसे इम्तिहान से गुज़र रही है। अगर मेरे पति में कुछ मर्दाना बात होती तो शायद आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता और कभी मुझ पर ऐसी मुसीबत ना टूटती, क्योंकि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझ पर जान निछावर करते हैं। मैंने सलीम की बात मान ली थी, क्योंकि मेरे सर पर मेरे बाप का साया भी नहीं था। मेरी माँ मेरे लिए क्या कुछ कर सकती थी, इसीलिए मैंने सलीम की बात मान ली थी। मैंने ये तक नहीं देखा कि सलीम मेरा निकाह किससे करवा रहे हैं। अगले दिन मेरा निकाह था और मैं रुखसत होकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई थी। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मेरा दूसरा शौहर मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने मुझे अगवा करने वालों के चंगुल से आज़ाद करवाया था।
मेरे चेहरे के हाव-भाव देखकर बोला, क्या आपने मुझे पहचान लिया है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, हीना, मेरा नाम रसूल है। मैंने जिस दिन आपको बचाया था उसी दिन से मैं आपकी मोहब्बत में घायल हो गया था। क्यों और कैसे ये मैं नहीं जानता था, मगर आपको हर हाल में हासिल करना चाहता था। इसीलिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और इतने पैसे कमाए जिससे आपसे शादी कर सकूं। मैंने आपके घर जिस दिन रिश्ता भेजा था उस दिन मुझे पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है। मैंने ये सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। मैं आपकी झलक देखने के लिए आपकी गली में भी आया करता था। एक दिन मैंने आपको देखा कि आप छत पर कपड़े डालने आई थी, तब मैं आपको दूर से ही देखकर खुश हो जाया करता था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि आपके पति ने आपको तलाक दे दी है और वो कोई और मर्द ढूंढ रहा था जो आपसे हलाला करने के लिए रजामंद हो जाए। तो मैं खुशी से झूम उठा और आपके शौहर से कह दिया कि मैं हलाला करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये चंद लम्हे आपके साथ बिताऊंगा तो मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हो जाएगी। इस दिन के बाद रसूल ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी कि मैं हैरान रह गई थी। वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। शादी के तीसरे दिन रसूल ने मुझे तलाक देनी थी। इसी दिन वो मेरे पास आकर बैठा और मुझसे कहने लगा कि हीना, मैं आपको लग्ज़री लाइफ़स्टाइल नहीं दे सकता, आपके लिए नौकर चाकर नहीं रख सकता, लेकिन आपको इज़्ज़त, मान और प्यार दे सकता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे छोड़कर अपने पहले शौहर के पास मत जाओ। इसने पहले भी आपकी कदर नहीं की, तो अब कहाँ करेगा? एक बार तलाक दे चुका है, तो अब क्या गारंटी है कि दोबारा आपके साथ ये काम नहीं करेगा या आपके साथ अच्छा रहेगा। मैं रसूल की बात समझ गई थी और रसूल ने मुझे बहुत इज़्ज़त और मान दिया था। इसीलिए मुझे रसूल से हमदर्दी थी और फिर उसने मुझे दोबारा बचाया था। इसीलिए सलीम को मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया कि मैं रसूल से तलाक नहीं लूँगी। सलीम ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुए थे और मुझे धमकियाँ भी देने लगे थे, लेकिन मैं अपना फ़ैसला बदल नहीं सकी थी और ना ही बदला। मैं रसूल के साथ बहुत खुश थी। कुछ महीने बाद मैंने बेटी को जन्म दिया था। तब मुझे पता चला कि सलीम ने भी दूसरी शादी कर ली थी और अब की बार वो बीवी का गुलाम बन चुका था। उसने बीवी के कहने पर अपनी माँ और बहन को भी अपने घर से निकाल दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि इसने अच्छा किया, लेकिन हर इंसान को अपने किए की सज़ा मिल जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको सुनने को मिलती रहे इस तरह की नई और दिलचस्प कहानियाँ। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।